जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो आज से हम लोग फिर से रेगुलर करेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो लूसेंट जीके के मिक्स क्वेश्चन हैं उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ते जाइए। जो भी साथी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाएं जल्दी से क्लास में। और आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है 21 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 23 नवंबर को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर को, ऑप्शन डी है 31 जनवरी को। तो बताइए नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 23 नवंबर को। 23 नवंबर को नेशनल कैडेट कोर डे मनाया जाता है, यानी एनसीसी जो है वो नेशनल कैडेट कोर डे ये आपके 23 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर नेशनल कैडेट कोर की बात करें तो ये हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, और हाल ही में 28 नवंबर को अपनी 73वीं वर्षगांठ मनाया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो नेशनल कैडेट कोर डे पहली बार 23 जनवरी को एनसीसी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया था। एनसीसी की जो स्थापना है वो आप याद रखेंगे 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, एनसीसी की जो स्थापना है वो 16 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको याद पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। और प्रश्न नंबर 2 जो आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 6 मई को, ऑप्शन बी है 7 मई को, ऑप्शन सी है 8 मई को, ऑप्शन डी है 9 मई को। तो बताइए इनमें से किस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7 मई को। 7 मई को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाया जाता है। 7 मई 1861 को कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का कोलकाता में जन्म हुआ था। ठीक है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। गीतांजलि के लिए इन्हें किसके लिए गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगर इनकी मृत्यु की बात करी जाए कि इनका मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ, तो याद रखेंगे आप लोग इनका मृत्यु जो है वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था। ठीक है, इनकी जो डेट है वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था और इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक इसके जो रचयिता हैं वो भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इतना आप लोग याद रखेंगे।
बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूतक में हमें चतुष्वर्ण समाज यानी चतुष्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कहता है केशिन सूतक में, ऑप्शन बी कहता है नारदीय सूतक में, ऑप्शन सी है पुरुष सूतक में, और ऑप्शन डी है पुरुरुवा उर्वशी संवाद सूतक में। तो बताइए इनमें से किस सूतक में ऋग्वेद के निम्नलिखित में से जो हमारे चतुष्वर्ण समाज की व्यवस्था है वो प्राप्त होती है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पुरुष सूतक में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का जो उल्लेख प्राप्त होता है ये पुरुष सूतक में प्राप्त होता है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। और इसके अनुसार ये कहा गया है कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये जो हैं ये पुरुष ब्राह्मण के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे ब्राह्मण की बात किया जाए तो ब्राह्मण के जो मुख है वहाँ से ब्राह्मण का, और क्षत्रिय जो है उनको भुजाओं से, और वैश्य जो है उसे जंघाओं से, और शूद्र को चरणों से उत्पन्न माना जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। और इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है वो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है वो 1990 के दशक में शुरू हुआ था, और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत की अगर बात करें तो ये विश्व में चौथे स्थान पर है। वहीं अगर हम लोग भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा के उत्पादन में देखें तो तमिलनाडु राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे है। उसके बाद अगर देखें तो महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है, और उसके बाद में आपका कर्नाटक राज्य है। तो निम्नलिखित राज्य में जो सर्वाधिक पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो है तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 5वें की। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ऋग्वेद को, ऑप्शन बी है उपनिषद को, ऑप्शन सी है यजुर्वेद को, या ऑप्शन डी है सामवेद को। तो बताइए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं, अर्थात भारतीय संगीत की जो जननी है वो सामवेद है, और इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी है लोक कल्याण। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है ये भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है। बाकी समाजवादी आपको मिल जाएगा, पंथ निरपेक्ष मिल जाएगा, प्रभुत्व संपन्न मिल जाएगा, लेकिन लोक कल्याण आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो ये कहता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होगा। ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या ऑप्शन बी कहता है कि भारत में संसदीय शासन है, या ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या ऑप्शन डी भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 8 की तरफ। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि बाह्य आक्रमण के कारण, या ऑप्शन बी कहता है सशस्त्र विद्रोह के कारण, या ऑप्शन सी है आंतरिक अशांति के कारण, या ऑप्शन डी एक और दो दोनों, यानी ए और बी दोनों। ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही आपके सही होंगे। बाह्य आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित किया जा सकता है, यानी आपातकाल की स्थिति लागू किया जा सकता है। तो जब बाह्य आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह होगा तभी ये स्थिति लागू होती है। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 9 की। तो ये कहता है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। ऑप्शन ए कहता है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गुजरात। हाल ही में यह जो सूर्योदय योजना है ये मुख्य रूप से गुजरात के किसानों के लिए चलाई गई है। और इस योजना के अंतर्गत गुजरात के किसानों को सिंचाई कार्य के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक 3 फेज बिजली की आपूर्ति की जाएगी। और इसका जो बजट है वो आपके 3500 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद भार जो है वो संभाला है। ऑप्शन ए कहता है मेजर जनरल गौतम चौहान, ऑप्शन बी है मेजर अनुपम त्यागी, ऑप्शन सी है मेजर अनिल सिंह, ऑप्शन डी है मेजर जनरल प्रताप कुमार। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार जो है संभाला है। तो किसने संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान ने। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है भारत और किस देश ने माध्यम रेंज की स्पीड से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इजराइल। हाल ही में भारत और इजराइल इन दोनों देशों ने माध्यम रेंज की स्पीड से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MRSAM मिसाइल की बात करें तो ये 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान जैसे हेलीकॉप्टर हो गया या ड्रोन कैमरा हो गया, इन सभी को मार गिराने में सक्षम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो किस कंपनी ने सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए है पेप्सिको, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान कंपनी, या ऑप्शन डी है जावा कंपनी। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पेप्सिको। पेप्सिको जो है ये हाल ही में सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की। तो ये कहता है 30 सेकंड में 40 बार हनुमान दंड कर 10वीं के किस छात्र ने अपना नाम
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? ऑप्शन ए कहता है माला अडिगा, ऑप्शन बी है सुनीता यादव, ऑप्शन सी है सविता अग्रवाल या ऑप्शन डी है अंकित शर्मा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अंकित शर्मा नाम है। जी हाँ साथियों, 30 सेकंड में 40 बार हनुमान दंड कर 10वीं के छात्र अंकित शर्मा ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 14 की। तो बताइए निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कहता है पॉल रायन को, ऑप्शन बी है राजा कृष्णमूर्ति को, ऑप्शन सी है नैन्सी पेलोसी को, ऑप्शन डी है परिमिला जयपाल को। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाल ही में नैन्सी पेलोसी जो कि दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त की गई हैं। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछ रहा है किस भारतीय मैसेजिंग ऐप को ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है लाइकी, ऑप्शन बी है हाइक, ऑप्शन सी है टिकटॉक, ऑप्शन डी है पबजी। ध्यान रखिए यहाँ पे भारतीय मैसेजिंग ऐप के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हाइक। भारतीय मैसेजिंग ऐप हाइक को ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में उपस्थित होने का प्रयास करें और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।